जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, दरभंगा में तारामंडल की जो ओपनिंग हुई थी 12 जनवरी 2023 को, ये नीतीश कुमार के जरिए ओपनिंग किया गया था। और जब नीतीश कुमार आए हुए थे तब तक तो अंदर की सभी पब्लिक को जाने दिया जा रहा था और प्रदर्शन भी दिया जा रहा था। जब नीतीश कुमार गए तो उसके बाद जो है पब्लिक को अंदर जाने का अनुमति बंद कर दिया गया और प्रदर्शन देखने के लिए भी मना कर दिया गया। और उसके बाद यह जो चालू कर दिया गया है, जो है जितने भी स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं उसके लिए यह चालू किया गया है। और यह जो है डीएम के आदेश है और पब्लिक को अंदर जाने का और प्रदर्शन देखने का जो है अलाउ अभी डीएम नहीं किया है। जब तक डीएम अलाउ नहीं करेगा तब तक किसी पब्लिक को अंदर जाकर प्रदर्शन या शो देखने का अलाउ नहीं है। अगर चला भी गया तो उस पर जो है जुर्माना लगाया जाएगा और सज़ा भी हो सकती है। तो इसी के लिए अभी तक पब्लिक को अंदर जाना मना है और प्रदर्शन देखने भी नहीं दिया जा रहा है। और हम जो है और अंदर जाकर हमें यह प्रदर्शन देखने और शो देखने का जो है मौका मिला था, तो हमने यह वीडियो को जो छुप कर रिकॉर्ड कर लिया। और ये वीडियो जो है रिकॉर्ड करने की भी अनुमति नहीं है, जिसके कारण यह वीडियो जो हमें छुप कर ही करना पड़ा। क्योंकि अगर वीडियो हम करते हुए पकड़ा जाते तो हमको मेरा मोबाइल जो है छीना जाता, जिसके कारण हम ये मोबाइल को छुपाकर वीडियो रिकॉर्ड किए और आप सबको दिखाने के लिए ही किए। क्योंकि अभी तक जो किसी पब्लिक को यह वीडियो देखने का अलाउ नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो हम रिकॉर्ड करके वहाँ से लाए थे। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं। क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर तो सबसे पहले आपको पहुँचे। चलिए दोस्तों, तो आपको हम दिखाते हैं वो वीडियो। बहुत डर लग रहा है, ये डर लगी रे भाई, ये डर लगी रे भाई। भाग दरभंगा तारामंडल है, जहाँ पर सारे चुआ के लोकेशन दिखा रहे हैं। नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। उधर किधर के प्लैनेट सब इधर घुमा, इधर घुमा, इधर देखना मैं सूर्यास्त हो चुका है। अच्छा, जैसे जैसे चारों ओर अंधेरा छा रहा है वैसे वैसे हजारों तारे आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं। इंसान कई सालों से देखता रहा है। इस वक्त रात के 9 बजे हैं। उस चक्र के अंदर के उन तारों की ओर देखो। इस चक्र को शीत वृत्त के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ देखिए, ये है वृषभ नक्षत्र या वृषभ राशि। पास ही में दिखाई देता है ओरायन यानी मृगशीर्ष शिकारी या महाव्याध नक्षत्र। पास ही में उसका भरोसेमंद शिकारी साथी कैनिस मेजर यानी बृहलुब्धक, इसे श्वान भी कहते हैं। और वहां जो दिख रही है वो है मेष राशि। बृहलुब्धक के पास ही है कैनिस माइनर यानी कि छोटा श्वान। थोड़ी सी कल्पना शक्ति लगाकर अगर हम इन कंकालों में हाड़ मांस भर के देखें तो हमें ये संपूर्ण भाग प्राणी या योद्धाओं से भरा लगने लगेगा। सही बोले। पृथ्वी घूमी
जैसा घूमिए ना देखा Хорошо, полет идет по плану. ग्रेविटी नहीं है कति समस्या बताइए ऊपर से नहीं वो प्लैनेट छोड़िए जैसे ही छोड़िए ना ये छोड़िए आग लग जाए गाड़ी चल हेलो कृपया आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं करें अपना मोबाइल स्विच ऑफ करें पर इसने अमेरिकन खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक को नहीं डगमगाया, जिन्होंने 24,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित गोलाकार क्लस्टर हर्क्यूलिस कॉन्स्टलेशन में रेडियो संदेश भेजे। उसे उम्मीद थी कि 5 लाख सितारों में से कम किसी एक का एक ग्रह हो सकता है जिसमें उन्नत प्राणी जीवन हो जो वापसी संदेश भेजने में सक्षम हो। ड्रेक और कार्ल सेगन जैसे खगोलविदों ने आने वाले संकेतों का पता लगाने की भी कोशिश की जो 500 निकटतम सितारों में से आ रहे थे, पर अब तक ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। अगर हमें कभी संकेत प्राप्त होते हैं किसी अलौकिक सभ्यता से, तो ये इतिहास की सबसे बड़ी खबर होगी। अब रेडियो सिग्नल एक बात है, लेकिन क्या संभावनाएं हैं कि हम कभी गहरे अंतरिक्ष में जाएं और ऐसी किसी जगह पर अलौकिक प्राणियों से मिलें? आधुनिक तकनीक के साथ एक अंतरिक्ष यान लगभग 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर सकता है। अगर हम आज अपने सबसे करीबी स्टार अल्फा सेंटोरी के लिए यात्रा आरंभ करें, तो इसमें हमें लगभग 100,000 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो क्या होगा? तब इसमें लगेंगे केवल 4.5 साल। लेकिन जैसा कि आइंस्टाइन ने साबित किया था, उस तेजी से जाना असंभव है। 1000 टन वजन वाले अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति पर चलने के लिए हमें आवश्यकता होगी पूरी आधुनिक दुनिया की ऊर्जा जितनी जो वो अगले 5000 साल में इस्तेमाल करेगी। हालांकि अगर भविष्य हमें ऊर्जा के नए स्रोतों और चमत्कारी चीजों से रूबरू कराता है तेजी से यात्रा करने के लिए, तो हो सकता है कि हम किसी दिन सबसे नजदीकी तारे की यात्रा कर सकें सिर्फ कुछ 100 वर्षों में। यह अकल्पनीय नहीं है। कौन कल्पना कर सकता था जब राइट बंधुओं ने पहली उड़ान भरी कि हम 80 से कम वर्षों में ही एक रीयूजेबल स्पेस शटल का निर्माण करेंगे। आइए भविष्य में देखें एक ऐतिहासिक घटना के बारे में जो थोड़ी देरी से हुई थी। हमारा उपग्रह सौर ऊर्जा स्टेशन आज सुबह एक उल्कापिंड से टकरा गया था। माइक्रोवेव ट्रांसमीटर डैमेज हो गया था, पर हमारा रिपेयर स्टाफ वहां टेक्नीशियंस के साथ पहुंच गया है और उम्मीद है ट्रांसमीटर कुछ ही घंटों में चालू हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री इस दुर्घटना के कारण बिजली में हुई कटौती के लिए खेद व्यक्त करते हैं। ऐसी गड़बड़ और एक जबरदस्त अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयारी जारी है। द इंडियन स्पेस पोर्ट 1000 टन की स्टारशिप चंद्रगुप्त को लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम एक प्राचीन भारतीय सम्राट के नाम से रखा गया है। इसका लक्ष्य है पृथ्वी से परे एक सभ्यता के साथ पहला सीधा संपर्क बनाना। एक ऐसी यात्रा जो 100 खरब किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका ऐतिहासिक प्रसारण दुनिया भर में देखा जाएगा। स्पेस पोर्ट से परे लाखों लोग अद्वितीय अंतरिक्ष यान की एक झलक देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो एक
बाहरी सभ्यता के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ेगा। चंद्रगुप्त की यात्रा होगी 600 साल। गंतव्य स्टार एप्सिलॉन एरिडानी है, जहां से चारों ओर रेडियो दूरबीन है जो दुनिया भर से निरंतर रेडियो सिग्नल प्राप्त कर रही है। सभी एस्ट्रोनॉट्स 123 पुरुष और महिलाएं अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर चुके हैं और इसे सील कर दिया गया है। दुनिया ने उन नायकों के चालक दल को विदाई दी जो बिना किसी वापसी की ये यात्रा शुरू करने की हिम्मत रखते हैं। वर्तमान एस्ट्रोनॉट्स अपना सारा जीवन अंतरिक्ष यान में बिताएंगे, जैसा कि उनके बच्चे और उनके पोते इत्यादि करेंगे। सदियों की यात्रा और कई पीढ़ियों के बाद ये मिशन आज के दल के दूर के वंशजों द्वारा पूरा किया जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, take off! चल लो भाई। वो देख, गिर लो माथा पे। बोले पहुंच गया। कितनी छुट्टी लोगे तो बढ़िया 100 साल पहले किया। उम्मीद है कि आप सब आराम से हैं। हाँ, बहुत। वो एक शानदार लॉन्चिंग थी और अब हम कुछ मन भावन नजारे देखने वाले हैं। सही बोले। हाइपर क्रूजिंग स्पीड पर हम पहले से ही वीनस पर पहुंच चुके हैं। जुपिटर पार करते ही नाश्ता परोसा जाएगा। हम आपको एक रेगिस्तानी ग्रह का अच्छा दृश्य दिखाने जा रहे हैं। हमारे अनुमान के मुताबिक वीनस की सतह पर तापमान 860 डिग्री फ़ारेनहाइट है। किसी भी तरल चीज का वाष्पीकरण करने के लिए पर्याप्त गर्म, यहाँ तक कि सीसा भी पिघल जाए। बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं। जब वीनस पर बारिश होती है, सतह इतनी गर्म होती है कि उससे टकराने से पहले ही बूंदों का वाष्पीकरण हो जाता है। चंद्रमा आगे है लाल ग्रह मार्स। ये भी एक रेगिस्तानी ग्रह है, लेकिन मार्स वीनस की तरह उबलता गर्म नहीं है। इस वक्त इसका तापमान 70 डिग्री है, लेकिन आज रात तक ये 0 से नीचे 100 डिग्री हो जाएगा। आप एक मार्टियन छुट्टी पर पृथ्वी से आए पर्यटकों से भरा एक लोकप्रिय रिसोर्ट देख सकते हैं। ये शायद बारबेडोस ना हो, लेकिन ये दृश्य अतुल्य है। अब हम जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस कर रहे हैं और जैसा कि आप खिड़कियों से देख सकते हैं, ये विशाल ग्रह घने बादलों की परतों के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें ज्यादातर अमोनिया और सल्फर है। ये ऑरेंज स्पॉट एक हरिकेन जैसा तूफान है जो कम से कम 300 वर्षों से उग्र है। ये तूफान इतना विशाल है कि 3 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती हैं। 3 पृथ्वी, 3 को पृथ्वी में समा देते से जैसे ही हम शनि यानी कि सैटर्न और इसके प्रसिद्ध छल्लों के पास चलेंगे, आपको आश्चर्य होगा। दूर से छल्ले रेशमी दिखते हैं, लेकिन करीब से आप देख सकते हैं कि वास्तव में वो बर्फ से ढकी चट्टानों की परतें हैं जो आकार में भिन्न हैं, छोटे कंकड़ से लेकर विशाल शिलाखंड तक। अभी तक पहुंच लो ना। आगे है टाइटन, सैटर्न का एक मून जो मर्क्यूरी से भी बड़ा है। इसके नाइट्रोजन युक्त वातावरण की वजह से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि टाइटन पर जीवन का कोई रूप हो सकता है। बदकिस्मती से हम बाहरी ग्रहों को पारित नहीं करेंगे। टाइटन से हमारा मार्ग सौर मंडल से बाहर चला जाएगा। हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप पीछे की ओर देखते हैं तो आप देखेंगे दूर जाता हुआ सूर्य, जिसे हम जानते हैं और जिस पर जीवन भर निर्भर रहे हैं, अब किसी भी अन्य स्टार से ये अलग नहीं दिखता। इंटरस्टेलर स्पेस के भूतिया पर सुंदर अपार शून्य अवकाश में दिन मानो उड़ने लगते हैं।
और जल्द ही ये चालक दल अवकाश में अपनी पहली सालगिरह मना रहा है। रेडार हमारे पथ में सीधे एक अजीब चीज दिखाता है। हालांकि कोई समस्या नहीं है, हमें मिली है हमारे पूर्वजों द्वारा सैकड़ों साल पहले यहाँ भेजी गई कुछ चीजें। ये है वॉयेजर अंतरिक्ष यान। इसकी सामग्री में पृथ्वी से ध्वनियों से भरा एक डिस्क है। बैक और चक बेरी से लेकर वैदिक भजनों तक सब कुछ। अगर वॉयेजर एलियंस के हाथों लग जाए तो ये उम्मीद थी कि संगीत शायद यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पर काम आए। और अंतरिक्ष यान चंद्रगुप्त आगे और आगे चलता रहता है। साल दशकों में और दशक सदियों में बदल जाते हैं। नई पीढ़ी पैदा होती है और वो स्पेसशिप में ही अपना संपूर्ण जीवन बिताती है, अपने माता पिता द्वारा शिक्षित होने में और अपने बच्चों को इस मिशन के बारे में सिखाने में और ब्रह्मांड की प्रकृति समझने में। ये इतिहास की वो युवा पीढ़ी है जो अंतरिक्ष में जन्मी है, अंतरिक्ष में ही पली बढ़ी है और अंतरिक्ष शिक्षित है। अपने आप की कल्पना करें इन्हीं बच्चों में से किसी एक के रूप में कि आप एक खगोल विज्ञान वर्ग में हैं और आप सीख रहे हैं ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि आसमानी तारे भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही हैं। उनका जन्म का समय और मृत्यु का समय तय होता है। कुछ अकेले होते हैं तो कुछ के साथ ही होते हैं, कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बहुत ही बड़े। और ये बात सिर्फ सितारों के लिए ही नहीं, हमारी आकाश गंगाओं के लिए भी उतनी ही सच है। आकाश गंगाएं सभी आकृति और आकार में होती हैं। वे एक दूसरे से टकराती भी हैं और कभी कभी एक आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा को निगल भी सकती है। अजीब बात है, हालांकि अंतरिक्ष यान के लोग पृथ्वी से हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना ग्रह नहीं देखा। उन्होंने कभी किसी ग्रह पर पैर नहीं रखा। अंतरिक्ष यान एक शक्तिशाली दूरबीन से लैस है, लेकिन पृथ्वी देखने में बहुत छोटी है और सूर्य अरबों सितारों में से एक। आखिरकार जिसका इंतजार था वो दिन आ चुका है। अंतरिक्ष यान में सदियों से मौजूद नीरस अस्तित्व अचानक उत्साह में बदल गया और ये सब शुरू हुआ कंट्रोल रूम में एक खोज के साथ। देवियों और सज्जनों, मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने स्टार एप्सिलॉन एलिजास के पास एक ग्रह देखा है। इससे भी अहम बात यह है कि हमें इससे रेडियो संकेत मिले हैं और हम अपने टेलीस्कोप को कैलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हमें इस ग्रह की डिटेल्ड इमेजेस मिले। ये निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि हमें बुद्धिमान जीवन के कुछ रूप दिखने वाले हैं जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। क्या लगता है ये ग्रह कितना बड़ा होगा? ये एक बहुत ही छोटा ग्रह लगता है। मेरी गणना से तो इसका क्षेत्र पृथ्वी की सतह का 10वां हिस्सा है। एलियन। इस तरह के कम गुरुत्वाकर्षण के साथ वहाँ के प्राणी बहुत पतले और लंबे होने चाहिए। ओह, मुझे लगता है मुझसे गणना में कुछ गलती हो गई। मैंने उसे बांट दिया जबकि मुझे उसका गुणा करना चाहिए था। इसकी सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मजबूत है। यानी हम छोटे और मोटे प्राणियों से मिलने वाले हैं। ये बहुत ठंडे ग्रह जैसा दिखता है। हो सकता है इनके बदन पर फर हो या फर जैसा ही कुछ। चलो कहना सुनकर पानी थोड़ी है। सभी ध्यान दें, हम उतर रहे हैं। लैंडिंग की तैयारी करो। हमारा उनसे सामना होगा। क्या वो हमारा स्वागत करेंगे या हम पर हमला करेंगे? आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हम स्वागत के संकेत प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके कंप्यूटर्स हमारी भाषा समझ रहे हैं। वो हमें लैंड होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और हमने इस निमंत्रण का स्वीकार किया है। हमारे पूर्वजों का सपना पूरा होने वाला है। हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि परग्रहवासी कैसे होंगे। हम उनसे बातचीत कैसे करेंगे? क्या पूरे ब्रह्मांड में
लग रहा जैसी है होती है। हॉल एलियो है, सही हो जाए। एलियन हॉल तेलियो से बड़का हुई है। है इससे छोटा बस 150 रुपया सीट सितारों को देखते ही हम ख्वाब में देखने तो लगते 200 हैं। 250 क्या ये कल्पना है या नाश्ता हाँ कत के साल लैंड तक हो गए। बंद कर